हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ेंगे, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं। जिसमें से आज हम लोग इसका पहला अध्याय परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए, अध्याय का नाम ही है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्म को पढ़ेंगे, जैसे सन्निवृत्त या सन्वर्धक, क्रम विनिमयता, उसके बाद सहचर्यता या सहचारिता, उसके बाद योज्य तत्समक को पढ़ेंगे, उसके बाद गुणात्मक तत्समक क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद योज्य प्रतिलोम को पढ़ेंगे, और उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम को पढ़ेंगे, उसके बाद वितरण या वितरकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी दोनों योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये भी दो इस परिमेय संख्या का गुणधर्म है। यहाँ पे क्या हुआ कि छूट गया। ठीक है, गुणात्मक तत्समक के बाद हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, फिर गुणात्मक प्रतिलोम, उसके बाद वितरण या वितरकता, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा यह पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, और पूर्णांक संख्याओं को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह पूर्ण संख्या क्या होता है, और पूर्ण संख्या को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो शुरू हम लोग करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्याओं को, यहाँ पे देखिए, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक क्या है, जैसे गिनती क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होता है। कहाँ तक होता है, तो 100 तक होता है। 100 के बाद गिनती नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 100 के बाद 101 102 103 ऐसे करके फिर 200 तक, फिर 201 203 ऐसे करके इसका अंत ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या उदाहरण में लिख दीजिए, गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। यह कहाँ तक, तो अनंत तक, इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, अनंत का चिन्ह यह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत यानी इनफिनाइट। ठीक है, यानी उदाहरण में इसका हो गया कि 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। या फिर गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, क्योंकि गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से, और खत्म कहाँ पे होता है, अनंत। इसका अंत ही नहीं है कहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यह पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शून्य के साथ बोल रहा है तो शून्य दे दीजिए, और उसके साथ ही साथ प्राकृत संख्याओं के सभी समूह को, तो प्राकृत संख्या ये है तो इसका सभी ला दीजिए यहाँ पे। जैसे प्राकृत संख्या को यहाँ पे लाइए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, तो यह समूह जो बना, यह न्यू जो समूह बना, 0 के साथ शून्य के साथ जो समूह बना, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्योंकि इसका डेफिनेशन कर रहे हैं कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य हो गया और उसके साथ ही सभी प्राकृत संख्या आ गए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भी आप समझ गए। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि यह पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, तो देखिए कहता है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझिए कह क्या रहा है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ, यानी ऋणात्मक संख्या यहाँ पे पहले लिख लीजिए। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे -1 -2 -3 -4
ऐसे ही इधर बढ़िएगा तो यह कहाँ तक जाएगा, यह अनंत तक जाएगा। अनंत का चिन्ह ऐसे आप लोग को दे देना है, ठीक है। यहाँ पे जगह का कमी पड़ रहा है, अनंत का चिन्ह इधर आपको देना है। कह रहा है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पे हमने ऋणात्मक संख्या कुछ लिख दिया, इधर और आगे होगा -5 -6 -7 ऐसे करके इधर अनंत तक माइनस में, ठीक है। और कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याओं के समूह और इसके साथ सभी पूर्ण संख्या ला दीजिए। जैसे -1 के बाद यहाँ पे ला दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहाँ तक है, ये भी जाएगा इधर अनंत तक, ठीक है। तो यह जो समूह हम लोग को न्यू समूह यहाँ पे दिखा, नया समूह, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यानी इधर माइनस में भी यह अनंत तक होता है और इधर प्लस में भी यह अनंत तक होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग अगर समझ गए तो चलिए अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में, कि आखिर यह परिमेय संख्या होती क्या है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q मतलब p/q के रूप में हो या लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 2/5, यहाँ पे क्या है कि p/q के रूप में है, यानी p के जगह पे 2 है और q के जगह पे 5 है, और q को देखिए 0 के बराबर नहीं है, यह 5 है यहाँ पे, यानी 0 नहीं है। तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और 2/0 बताइए यह परिमेय संख्या है, तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए p के स्थान पे तो 2 है, ठीक है। यह एक क्या है, यह एक पूर्णांक है। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 भी एक पूर्णांक है और q जो हो नीचे जो रहेगा वह 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यह q क्या है, 0, यानी q जो नीचे है वह 0 है, इसलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या कुछ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे 3/5 यह एक परिमेय संख्या है, 5/2 यह भी एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है, बताइए यह 2 परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि इसके बाटा में तो कुछ नहीं है, तो 2 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि 2 p/q के रूप में नहीं है, यह p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इसे हम लिख तो सकते हैं ना, इसके बाटा में हम 1 लगा देंगे। तो यह भी क्या हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। बाटा में 1 कैसे लगाएं, तो किसी भी संख्या के बाटा में आप 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है -10, तो इसके भी बाटा में आप 1 लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। केवल आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के बटा में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं हुआ, इसके बटा में 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसको इसके उदाहरण में नहीं लिखना है। 2 हो सकता है इसका उदाहरण परिमेय संख्या का, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -10 हो सकता है, -15 हो सकता है, क्योंकि इन सभी के बटा में आप 1 अपने मन से लगा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, ये सभी परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो शायद आप लोग परिमेय संख्या को समझ गए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग परिमेय संख्या तक समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। सबसे पहला गुणधर्म है संवृत्त या संवर्धक। एक ही नाम है, एक ही नाम नहीं है, मतलब एक ही चीज का 2 ठो नाम है। संवृत्त कहिए फिर संवर्धक कहिए, एक ही नियम है, ठीक है। तो चलिए संवृत्त या संवर्धक नियम को समझते हैं कि आखिरकार यह संवृत्त या संवर्धक नियम होता क्या है। देखिए संवृत्त या संवर्धक नियम कहता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नियम का नाम क्या है, संवृत्त या संवर्धक नियम। देखिए संवृत्त या संवर्धक नियम कहता है कि आप 2 परिमेय संख्या को लीजिए और उसे आपस में जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए और देखिए कि क्या फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है। क्या करना है कि 2 परिमेय संख्या को लेना है
और उसे जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है और देखना है कि क्या हमें फिर से परिमेय संख्या ही मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो संवृत्त है और नहीं मिल रहा है तो नहीं संवृत्त है। बस यही संवृत्त या संवर्धक नियम होता है कि अगर दो संख्या लेते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं और उसे आपस में जोड़ते हैं तो फिर से हमें परिमेय संख्या मिल जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि संवृत्त या संवर्धक है। अगर नहीं मिलता है परिमेय संख्या, कोई और संख्या मिल जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि संवृत्त या संवर्धक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जांच योग्य पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग योग्य पे करेंगे। इसी को हम लोग जोड़ भी बोलते हैं। योग और जोड़ दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ भी आप लिख सकते हैं। योग कहिए या फिर जोड़ कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दो हम परिमेय संख्या लेते हैं और इसका जांच करते हैं। अभी ना आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़े ना। इसमें से कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या फिर आप लोग ऐसे भी पढ़ें जैसे दो भी एक परिमेय संख्या है, केवल 5 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाटा में हम एक लिख सकते हैं। तो इसी में से दो को आपको संख्या ले लेना है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और एक संख्या और ले लेते हैं 3। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है। तो 5 में जब 3 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 होगा। 8 क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का परिभाषा करता है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। तो ये p/q के रूप में है? नहीं है, क्योंकि p यहाँ पे दिख रहा है, q नहीं दिख रहा है। या लिखा जा सकता हो, नहीं है, यह p/q के रूप में नहीं है, तो इसे लिख तो सकते हैं ना, बटा में 1 लगा देंगे। हाँ, ये तो कर सकते हैं। तब जाकर यह क्या कहलाएगा? यह परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं तो फिर से परिमेय संख्या आ रहा है। यानी परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। एक और उदाहरण पर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 7 और ले लीजिए यहाँ पे 2, इन दोनों को जोड़िए तो 9 आ रहा है। 9 भी क्या है? 9 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या योग्य के अंतर्गत संवृत्त है। संवृत्त कहिए या फिर संवर्धक कहिए, दोनों एक ही नाम होता है, तो आपको हम पहले ही बता दिए। ठीक है, तो योग के अंतर्गत तो हम लोग जांच लिए। अब हम लोग जांचते हैं घटाव के अंतर्गत कि क्या दो परिमेय संख्या को जब हम लोग घटाते हैं तो फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं घटाव, और घटाव का काम हम लोग करेंगे। दो परिमेय संख्या अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 8 घटाव 2, और इन दोनों परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 6, जो कि एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अगर आप और कोई उदाहरण लेते हैं जैसे 8 घटाव 5, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, जो कि परिमेय संख्या ही है। यानी परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखिएगा कि परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय संख्या संवृत्त है। ठीक है, उसके बाद यही काम हम लोग गुना के अंतर्गत देखेंगे। दो परिमेय संख्या लेंगे और गुना करके ट्राई लेंगे कि क्या फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिल रहा है। जब दो संख्याओं को हम लोग गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गुना, और अपने मर्जी से दो परिमेय संख्या कोई भी लिख लीजिए। जैसे 5 गुणे 3, ये दोनों परिमेय संख्या है, इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं तो 5 3 15 मिल रहा है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। एक और हम लेते हैं यहाँ पे उदाहरण, जैसे 2 गुणे यहाँ पे क्या करते हैं 6 करते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों परिमेय संख्या है, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो 12 भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अब यहाँ पे कि परिमेय संख्या
गुना के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, देखिए इससे, इस नियम से यानी संवृत्त या संवरक नियम से आपके बुक के प्रश्नावली में प्रश्न नहीं है और यह इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब भाग के अंतर्गत एक बार देख लेते हैं कि क्या दो परिमेय संख्या को भाग देने पर फिर से हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दो हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे 8/5 को हमें भाग करना है 8/15 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह 8/5 एक परिमेय संख्या है और 8/15 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को हम लोग भाग देते हैं तो फिर क्या हमें परिमेय संख्या मिलता है। चलिए ट्राई लेते हैं। तो देखिए भाग में क्या होता है, तो 8/5 वैसे रह जाएगा और यहाँ पे गुना का चिन्ह लगेगा और यह 15 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे चल आता है। ठीक है, उसके बाद इसको कटाएंगे, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गुना कर देंगे। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 5 3 15। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी बाटा में 1 आ गया। यानी बाटा में 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें 3/1 मिला, यह क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त है। यह नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये नियम आप लोग समझ गए कि दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या फिर से परिमेय संख्या मिलता है। अगर मिलता है तो बोलेंगे संवृत्त है, नहीं मिलता है तो कहेंगे कि संवृत्त नहीं है। इसी प्रकार से आपको परिमेय संख्या पे जांच कर लिए ना, इसी प्रकार से आपको इन सभी पे भी जांच करना है। आप लोग यह खुद से कीजिएगा, हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस पे प्रश्न नहीं है। जैसे प्राकृत संख्या पे यही नियम को जांच करना है, पूर्ण संख्या पे यही नियम को जांच करना है, पूर्णांक पे भी यही नियम को जांच करना है कि दो पूर्णांक को लेना है और आपस में जोड़ना है, घटाना है, गुना भाग करना है। तो फिर क्या हमें पूर्णांक ही मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो संवृत्त है, नहीं मिल रहा है तो नहीं संवृत्त है। वैसे ही पूर्ण संख्या पे भी करना है, दो पूर्ण संख्या को लेना है और उसे जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और भाग करना है। तो क्या फिर से हमें पूर्ण संख्या ही मिलता है, अगर मिलता है तो संवृत्त है, नहीं मिलता है तो संवृत्त नहीं है। वही काम फिर प्राकृत संख्या के साथ भी करना है। यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या चारों में संवृत्त हो जा रहा है, योग में भी यानी जोड़ में भी, घटाव में भी, गुना में भी और भाग में भी क्या हो जा रहा है, दो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो फिर से परिमेय संख्या में मिल रहा है। लेकिन इन तीनों में कुछ अलग होगा। ठीक है, इन तीनों में कुछ अलग होगा, आप लोग इसको खुद से जांच कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं है, इसको बताना टाइम वेस्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले नियम को पढ़ते हैं, क्रम विनिमयता नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रश्न है आपकी प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्रम विनिमयता नियम को समझते हैं कि यह आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक डालिए क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। ठीक है, यह नियम कहता है कि दो आप संख्या लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, परिमेय संख्या लीजिए या फिर प्राकृत संख्या लीजिए या फिर इनमें से कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, और उसको आप क्या कीजिए, जोड़िए। इसमें भी गणितीय संक्रिया लगाना है। गणितीय संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों करना है। तो दो संख्या लेना है आपको और उसे एक बार जोड़ना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, योग के अंतर्गत इसको अभी हम जांचते हैं क्रम विनिमयता को। योग बोलिए या फिर जोड़ बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम योग पे यानी जोड़ पे ही इसको जांचते हैं। तो दो हमें कोई भी संख्या ले लेना है, जैसे यहाँ पे लेते हैं 5 और +3, इन दोनों को करना है। ठीक है, तो 5 में तब हम 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, और इसी काम को देखिए अभी हमने क्या किया, 5 में 3 को जोड़ा है तो यहाँ पे 8 आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि
3 में 5 को जोड़ते हैं, पहले 3 बाद में 5, और इसको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि दो संख्या जोड़ना था हमें, 5 और 3, तो 8 हुआ। लेकिन हमने क्या किया कि इसका एक बार क्रम बदल के जोड़ा। क्रम यानी जो बाद में था उसको पहले कर दिया, जो पहले था उसको बाद में कर दिया। इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमयता नियम। और दोनों ही स्थिति में क्या हो गया, बराबर आ गया। और बराबर आ गया यानी योग का क्रम विनिमय सत्य है, यानी योग पर आप क्रम बदल कर भी इसको जोड़ सकते हैं योग के अंतर्गत। ठीक है, यही होता है क्रम विनिमयता नियम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि योग का क्रम विनिमय सत्य है। योग का क्रम सत्य है। चलिए अब इसी नियम को हम लोग घटाव पे जांच करते हैं। शायद आप लोग नियम को समझ रहे होंगे। अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्या लेंगे और उसे घटाकर जांच करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दो संख्या ले लिया, 8 घटाव 3, तो 8 में से जब 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, क्रम बदल देते हैं। यानी 8 में से 3 को घटाना था, हम क्या करते हैं 3 में से 8 को घटा देते हैं। और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे -5 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 8 में से 3 हम लोग घटाए तो 5 आया, 3 में से 8 को घटाए तो -5 आया। क्या दोनों ही स्थिति में यानी क्रम बदलने पर आंसर सेम आया? सोचिए, सेम आंसर आया है? बिल्कुल नहीं आया है। यानी घटाव का क्रम विनिमय सत्य नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न देता है कि 8 में से 3 घटाइए, तो आपको 8 में से 3 ही घटाना है, न कि 3 में से 8 घटाना है। यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं कि 5 में 3 जोड़िए, 5 में 3 जोड़िए, तो आप 3 में 5 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर योग का क्रम विनिमय सत्य है। इसी प्रकार अगर कोई आपसे बोलता है कि आपको 5 का पहाड़ा 11 बेर पढ़ना है, यानी 5 से 11 में गुना करना है, यानी 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना है, तो आप 5 का पहाड़ा 11 बेर न पढ़कर 11 का पहाड़ा 5 बेर पढ़ देते हैं। 11 × 5 = 55, क्योंकि 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना आसान है, 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यह क्यों कर पाते हैं? ये भी आप क्रम विनिमयता नियम के कारण ही कर पाते हैं, क्योंकि गुना है। यह गुना के अंतर्गत भी क्रम विनिमय सत्य है, यानी क्रम बदल सकते हैं। घटाव के बाद अभी हम लोग गुना पढ़ने वाले हैं, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप कि घटाव का क्रम विनिमय सत्य नहीं है। ठीक है, यानी घटाव के अंतर्गत यह नियम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना के अंतर्गत जांचते हैं कि क्या गुना के अंतर्गत यह नियम लगता है, क्रम बदलकर हम लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा गुना। ठीक है, और दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लीजिए। जैसे हमने 5 × 2 ले लिया, तो 5 दूनी होता है 10। कोई हमें सवाल दिया कि बाबू आप 5 में 2 से गुना कीजिए, तो हमने 10 कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 5 में 2 से गुना न करके 2 में हमने 5 से गुना कर दिया, तब भी 10 ही आएगा। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्रम बदल दिया। जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको 5 का पहाड़ा 11 हाली पढ़ना है, यानी 5 से 11 में गुना करना है। आपने क्या किया कि 11 से 5 में गुना कर दिया, यानी 11 × 5 = 55, तब भी क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। यही लेकिन घटाव रहता, 8 में से 3 घटाना है तो 5, 3 में से 8 घटाना है तो -5, यानी घटाव पर क्रम विनिमयता सत्य नहीं है। ठीक है, गुना पे सत्य है, जोड़ पे भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि गुना का क्रम विनिमय सत्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भाग के अंतर्गत इसी नियम को जांचते हैं। ठीक है, भाग के अंतर्गत
तो दो संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दो संख्या कोई भी आप लिख दीजिए, जैसे 10/2, ठीक है। तो 10/2 मतलब 10 ऊपर गया नीचे 2, इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 5/1। और इसी को एक बार बदल देंगे, जैसे यहाँ पे 2 में हमने 10 से भाग दे दिया, 2/10 का मतलब 2/10, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। यहाँ पे आए 1/5। क्या दोनों बराबर है? यानी क्रम बदलने के बाद हमने भाग दिया तो दोनों सेम आया? बिल्कुल नहीं आया। यहाँ पे 5/1 है, यानी केवल 5, एक बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आया 1/5, 5 और 1/5 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा भाग का क्रम, सॉरी नहीं दिखा क्या, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि 10 में 2 से भाग दिया, 10 में 2 से भाग दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2 और 2 एकम 2 और 2 पचे 10। तो यहाँ पे है 5/1, 1 का बटा में कोई वैल्यू नहीं होता है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। और इसी का हमने क्या किया, क्रम बदल दिया। जैसे 10 में 2 से भाग देना था तो हम 2 में 10 से भाग दिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे है 2/10, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो यहाँ पे आया 1/5। तो आपको बताना है कि बताइए 1/5 और 5 बराबर है, यानी क्रम बदलने के बाद जैसे 10 में 2 से भाग देना था तो 5 आया, 2 में 10 से हमने भाग दिया क्रम बदल कर तो 1/5 आया। तो दोनों स्थिति में बराबर है या नहीं है? तो यानी यहाँ पे भाग का क्रम विनिमय सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस नियम में यही था, यही आपको समझना था। तो शायद आप लोग ये नियम को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अगला नियम सहचार्यता या सहचारिता को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद 2-3 नियम है जो एकदम आसान है, बहुत जल्दी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग सहचार्यता या सहचारिता नियम को समझते हैं। सहचारिता या सहचारिता, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को 3 संख्या मिलता है और उसको जोड़ना रहता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से हम लोग योग यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग के अंतर्गत जांचेंगे, ठीक है। तो पहले योग लिखते हैं। इसमें क्या है, 3 संख्याओं को हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5 + 2 + 3। और इसको आप लोग कैसे जोड़िएगा, या तो आप हो सकता है कि 5 + 2 कर दें, 5 + 2 कर दे और जो रिजल्ट हम लोग को मिले 5 + 2 जोड़ने के बाद जो आए उसमें हम लोग 3 जोड़ दे, या फिर यही संख्या ऐसे रहेगा, आप ऐसे ही रहेगा तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 2 और 3 को जोड़ दें और जो रिजल्ट मिले इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 5 को जोड़ें। ऐसे आप 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कर करके हमको जांचना रहता है सहचारिता नियम में कि क्या दोनों ही स्थिति में यानी दोनों तरीका से जोड़ने के बाद हमें आंसर सेम ही मिल रहा है, यही जांचना रहता है। तो ऐसे हम लोग योग पे जांचेंगे यानी जोड़ पे, उसके बाद फिर घटाव पे, उसके बाद गुना पे, उसके बाद भाग पे, ठीक है। तो देखिए जब इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 5 2 कितना हो जाएगा 7, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3, 7 3 10। उसके बाद इधर जोड़िए, 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 कितना होता है 10। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इधर और इधर दोनों साइड क्या हो गया, बराबर ही आ गया, दोनों साइड बराबर ही आ गया। यानी पहले 2 को हम पहले इन दोनों को जोड़े और फिर इसको जोड़े तो 10 आया, और यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को जोड़े फिर इसको जोड़े फिर भी 10 ही आया। यानी योग का सहचार्यता सत्य है। यहाँ पे लिखिएगा योग का सहचर्यता सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी को हम लोग घटाव पे जांचते हैं। 2 संख्या हम लोग लेंगे, सॉरी 3 संख्या लेंगे, जैसे 5 घटाव 6
घटाओ 2, इसी को फिर यहाँ पे लेंगे 5 घटाओ 6 घटाओ 2। इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले घटाते हैं और जो आएगा उसमें से इसको घटाएंगे। तीनों को तो एक साथ नहीं घटा सकते, पहले 2 को घटाना पड़ेगा। कैसे भी करके घटाइएगा तो पहले 2 को कीजिएगा ना, जैसे 5 में से 6 घटाइए या फिर 6 में से 2 घटाइए, उसके बाद इसको घटाइए, ऐसे ही आप कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, जो आएगा उसमें से जो आएगा उसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 5 में से 6 को घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 आएगा। और देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा। दोनों संख्या अगर दोनों प्लस में रहता है, दोनों प्लस में रहता तब भी जुड़ता, दोनों माइनस में तब भी जुड़ता है, और एगो माइनस में एगो प्लस में है तब जाकर हम लोग घटाते हैं। देखिए यह दोनों माइनस में है, दोनों क्या है माइनस में है, तो जुड़ेगा 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 माइनस इन दोनों को घटाइएगा तो 6 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर देखिए 5 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 1। दोनों साइड बराबर आया? नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि घटाव का सहचर्यता सत्य नहीं है। ठीक है, यही काम अब हम लोग करेंगे गुना पे और भाग पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं गुना और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे भाग का। देखिए गुना में कोई 2-3 संख्या हम लेते हैं, जैसे 5 गुने 2 गुने 2। फिर एक और यही संख्या यहाँ पे लिखते हैं 5 गुने 2 गुने 2। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 और फिर इसको गुना करते हैं तो 10 दूनी 20। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को गुना करते हैं, 2 दूनी के 4 और 5 चौके के 20। दोनों ही स्थिति में क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं आया था घटाव में, तो घटाव में सहचर्यता सत्य नहीं है, लेकिन गुना में बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा गुना का सहचर्यता सत्य है। फिर से हम लोग यही काम भाग के अंतर्गत भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 संख्या को लेंगे, जैसे 4 भागा 5 भागा 8। इसी को फिर से यहाँ पे लेंगे 4 भागा 5 भागा 8। पहले इन दोनों को और बाद में इन दोनों को। ठीक है, तो 4 में आपको 5 से भाग देना, यानी 4/5। यहाँ पे भागा 8 आया। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 4/5 और यह भाग से गुना में बदलेगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कटाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद 1 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आया 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 5 दूनी 10, यहाँ पे आया 1/10। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 भागा 5/8, यह भाग में है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, गुना में जाएगा तो पलटेगा इधर वाला, तो हो जाएगा 8/5। ऊपर गया 8, नीचे आया 5। इसके बाद यह कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए 8 चौके 32 और नीचे क्या है 5। दोनों साइड बराबर आया, दोनों साइड यहाँ पे देखिए आप बराबर आया। यहाँ पे 1/10 आया है और यहाँ पे 32/5 आया, यानी दोनों साइड बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाग का सहचर्यता सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सहचर्यता नियम को भी समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगला जो गुण है योज तत्समक, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लिख कर लाए हैं। योज तत्समक होता क्या है, तो यहाँ पे समझिए, बहुत छोटा छोटा नियम है, बहुत जल्दी कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट नियम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योज तत्समक क्या है कि किसी संख्या में जब 0 को जोड़ा जाता है, किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ा जाता है, जैसे हमने एक संख्या यहाँ पे ले लिया 5, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5 में हमने 0 को जोड़ा, तो
5 में जब 0 को जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है 5 ही। 5 में 0 को जोड़ेगा तो हमें 5 ही मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल यानी जोड़ने के बाद फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार 0 एक योज्य तत्समक है। कह रहा है कि योगफल फिर से वही प्राप्त है, यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा, जैसे 5 में हमने 0 को जोड़ा तो फिर से हमें 5 ही मिल गया। इस प्रकार से 0 योज्य प्रतिलोम है। यह 0 जो है यह क्या है, योज्य प्रतिलोम है। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो फिर से यहाँ पे क्या बोल दिए, प्रतिलोम नहीं, यहाँ पे होना चाहिए योज्य तत्समक है। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो फिर से वही मिलेगा, यानी 0 क्या है, योज्य तत्समक है। एक और उदाहरण लेकर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे -10 है तो -10 में आप 0 को जोड़िएगा तो फिर से -10 आएगा। ठीक है, तो योज्य तत्समक को आप समझ गए। योज्य तत्समक किसको बोलते हैं हम, तो 0 को बोलते हैं। यानी 0 को क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो फिर से वही संख्या आ जाता है, इसलिए 0 क्या है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक है। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए गुणात्मक तत्समक। ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए किसी संख्या में जब 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, इससे एक प्रश्न भी है प्रश्नावली में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे हम दे दें, जैसे 8 में अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो फिर से हमें 8 ही मिल रहा है। ठीक है, या फिर -20 में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर से -20 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है। किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा 1 से तो फिर से वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नियम हम बताए थे कि गुणात्मक तत्समक के बाद हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, दोनों नियम को। तो यहाँ पे देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पे समझाएं, -5, जैसे यहाँ पे है -5, नहीं दिखा क्या, यहाँ अब से समझिए कि दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे -5 और 5 को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे यह दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हुए। ठीक है, इससे भी आपके बुक में प्रश्न नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। कोई पूछ देगा कि योज्य प्रतिलोम बताइए, तो जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो फिर जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 0 आता है, इसलिए वह दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर पूछ दे कि बताइए 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए 6 प्लस में तो इसी में आपको जोड़ना है माइनस का 6। इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। देखिए यह प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 6 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 6 का योज्य प्रतिलोम -6 होगा। यहाँ पे -5 का योज्य प्रतिलोम 5 हुआ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये भी समझ गए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। उसी प्रकार आता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ पे आपको दें, जैसे आपको बताना है कि बताइए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 2 में हम किस संख्या से गुना करें कि 1 आ जाए, तो 2 में आप 1/2 से गुना कर दीजिए। तो 1/2 से जब गुना कीजिएगा तो देखिए 2 एकम 2 कट गया, इधर क्या बचा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और बटा में 1 का बटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं 1 ही बचा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 6/5, तो बताइए इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ,
तो योज्य प्रतिलोम का मतलब आप गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो गुणात्मक प्रतिलोम के मतलब आप लोग समझते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एक होना चाहिए, दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो बताइए इसमें हम किससे गुना करें कि एक आ जाए, तो इसी में आप इसको उल्टा करके गुना कीजिए, जैसे 5/6 हो जाएगा और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो एक आ जाएगा। देखिए 6 एकम 6 और 5 एकम 5, इन सभी को गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा। यानी 6/5 का योज्य प्रतिलोम 5/6 था। ठीक है, तो आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी, ओ सॉरी यार नहीं दिख पाया, सॉरी फिर से समझिए। दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। ठीक है, जैसे एक हमने उदाहरण लिया है पे 2 में हमने गुना किया 1/2 से, तो इसको कटा फिटा कर हमने 1 मंगा दिया, यानी 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसके बटा में 1 है ना, तो इस 1 को ऊपर भेज दीजिए और बटा में 2 को ला दीजिए, तो यह क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिया 6/5, तो इसमें हमने क्या किया, इसी का उल्टा कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 5/3 है, तो इसका बताइए तो क्या होगा, तो इसी का हम लोग उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा करेंगे यानी 3/5, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे, क्योंकि इनको कटाइएगा तो फिर से हमें 1 मिलेगा, 1 मिलना ही चाहिए, तभी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। ठीक है, तो आप गुणात्मक प्रतिलोम को समझ गए। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग, एक और नियम था, कुछ नियम क्या था वो, वितरण या फिर वितरकता क्या होता है इसको समझ लेते हैं, वो भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे भी दो संख्या दिया रहेगा, जैसे 5 बटे, यहाँ पे लिख देते हैं वितरकता के बारे में, वितरण या वितरकता। तो जैसे यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहेगा, जैसे 5/2 और इधर रहेगा 2/2, 2/8 ऐसे करके रहेगा, 2/8 प्लस 3/5 ऐसे करके रहेगा। तो इसको वितरण नियम के सहायता से गुना में, ठीक है, तो वितरण नियम के सहायता से आप लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे 5/2 गुने 2/8 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये एक हो गया। ठीक है, और फिर से आपको इसके साथ एक बार गुना करके लिख देना है, यानी 5/2 गुने 3/5, यही हो गया वितरण नियम। इसको बांट कर आप लिख दिए, जैसे 5/2 था तो एक बार आपने इसके साथ लिख दिया यहाँ पे और एक बार इसके साथ यहाँ पे लिख दिया, बांट दिए। ठीक है, ये घटाओं में भी होता है, अगर घटाओं में यही ऐसे दिया रहता जैसे 3/2 गुने ब्रैकेट में रहता 3 2 और यहाँ पे रहता -5 3 ऐसे करके रहता, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते थे, वितरित कर सकते थे, नहीं बांट के लिख सकते थे इन दोनों को एक साथ। 3/2 गुने 3/2 दिख रहा है ना, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और एक बार इसको और इसको एक साथ 3/2 गुने 5/3, यही कहलाता है वितरकता या फिर वितरण नियम। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 के जो दोनों प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 के दोनों प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, गुणन मतलब गुना के अंतर्गत, यहाँ पे गुना दिया गया है, इसके अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला है -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4 बराबर -4/5। बताना है कि इस गुना के नियम, यहाँ पे गुना का जो यहाँ पे लगा हुआ है गुना का चिन्ह, इस और 1 लिखा है, यह किस नियम के कारण लिखा है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, यानी कौन सा गुण धर्म है। तो अभी आपको हम यहाँ पे पढ़ाए थे, कि किसी भी संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है।
वही बात यहाँ पे देखिए, उसी को यहाँ पे देखिए कि -4/5 में 1 से गुना किया जा रहा है, तो फिर से हमें -4/5 ही मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा नियम है, देखिए माइनस का, देखिए यहाँ पे लगा है ऐसे, रुकिए एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, -4/5 गुना 1। इसको जब हम लोग गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फिर से क्या मिल जा रहा है, -4/5 ही मिल रहा है। ठीक है, और माइनस आप यहाँ पे दीजिए या फिर बीच में दीजिए, बात बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म है, तो यहाँ पे एक गुणात्मक वाला है, गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पे एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यानी इस पहला प्रश्न के पहला के हल में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, यहाँ पे जो एक है वह क्या है, गुणात्मक तत्समक है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि -13/17 गुने -2/7 बराबर 2/7 गुने -13/7। यह किस नियम के वजह से हमने ऐसे लिखा है, तो अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे एक और नियम, यहाँ पे आपको हम बताए थे ना नियम। अभी हम आपको यहाँ पे क्रम विनिमयता के नियम में बताए थे कि जब 5 में आप 2 से गुना कीजिए या फिर 2 में 5 से गुना कीजिए, दोनों बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 5 गुने 2 कीजिए या फिर 2 गुने 5 कीजिए, दोनों बराबर होता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे क्या है कि -13/17 गुने -2/7 गुने 7 बराबर है -2/7 और गुने -13/7 का। यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिला है कि दोनों संख्या तो सेम ही है, लेकिन इसको आगे कर दिया गया है, इसको बाद में कर दिया गया और उसके बाद गुना किया गया। तो यह कौन सा नियम है, यह क्रम विनिमयता है। ठीक है, गुना का यह क्रम विनिमयता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इसके हल में, दूसरे के हल में लिखिएगा क्रम विनिमयता। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। अभी तुरंत हम नियम इसको पढ़ाएं, ये नियम तो हम अभी पढ़ाएं, ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने बताया था ना, जैसे 5 बटे पढ़ाया था 3 गुने 3/5, यहाँ पे 1 आ जाता है, क्योंकि ये सब कट जाते हैं आपस में, तो 1 आ जाता है। यह किस नियम के कारण, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक वही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि -19, समझिएगा, -19 और बाटा में 29 है, और इसी को पलट दिया गया है, यानी 29 और बाटा में 19 है। तो यह 19 से 19 कट जाएगा, -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, आएगा क्या, बराबर में 1। यह किस गुणधर्म के कारण, तो यह कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके हल में आप लोग को लिखना है, तीसरे के हल में क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, यानी लिखते हैं। तो ये भी नियम हम आपको बताएं, सहचारिता वाला। उसमें क्या था, सहचारिता वाला कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है बटा वाला है, और हमने यहाँ पे सिंपल वाला में बताया था। इसमें क्या है कि आपको 3 ही ठो संख्या देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी संख्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है 1/3 गुने 6 गुने 4/3, यही 3 को संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय संख्या है। इसके भी बटा में हम इसके बटा में 1 लगा दे तो परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, नहीं दिया है तो नत लगाइए। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, और ये भी एक परिमेय संख्या है। इन तीनों को आपस में गुना किया जा रहा है।
तो पहले क्या किया जा रहा है कि इन दोनों को गुना कर दिया जा रहा है। 1/3 गुने 6 गुने 4/3 है। तो पहले क्या किया जा रहा है, इन दोनों को गुना किया जा रहा है, जो आ रहा है उसमें इससे गुना किया जा रहा है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुने 6 गुने 4/3। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कर सकते हैं और बाद में इसको भी गुना कर सकते हैं। ये कौन सा नियम के कारण, तो ये हम लोग अभी पढ़े थे ना जी थोड़ा देर पहले सहचारिता के बारे में। अभी हम लोग पढ़े थे सहचारिता फिर सहचारिता नियम, तो इसी के वजह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी दूसरे के हल में आपको लिखना है, दूसरे के हल में क्या लिखना है, इसी नियम का नाम लिख देना है। कोई दोनों में से एक कोई नाम लिख दीजिए, सहचारिता लिख दीजिए, फिर सहचारिता लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, चाहे सहचारिता या सहचारिता। इसी नियम के कारण हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा थी, प्रश्न 2 ही थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और हम सोचे कि एक ही वीडियो में यह समाप्त हो जाए अध्याय। ठीक है, तो इसलिए मुझे इतना लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा। बाकी आएगा वीडियोस पार्ट वाइज आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ, तो छोटा सा था तो इसलिए हमने सोचा कंप्लीट कर दे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने जल्दी हम इस बुक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और एकदम अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसके दूसरे अध्याय को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी वीडियो खोजने में प्रॉब्लम है, लिंक वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हम एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं, उस पर मैसेज करके किसी भी वीडियोस को खोजने में दिक्कत हो रहा है तो उसका लिंक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर है 725505 7205। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है तो वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियोस का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।